हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनिता क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और नीट 33 ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों, हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से लास्ट 33 ईयर में नीट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन एनसीईआरटी से है या एनसीईआरटी से बाहर से है, क्योंकि अब 33 ईयर का डिस्कस करेंगे तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही जो कि एनसीईआरटी के बाहर से होंगे, क्योंकि नीट का जो पैटर्न है वो तो लास्ट 10 ईयर में ही सब कुछ हुआ है। इसके पहले तो पीएमटी या सीपीएमटी हुआ करता था। ठीक है, तो उस समय पे ये जो नीट एमबीबीएस के एडमिशन के लिए कम जरूरी ये था कि कंपलसरी ये था कि आपको बीएससी करना पड़ेगा, बीएससी के बाद ही एमबीबीएस लोग कर पाते थे। हाँ, बट रिसेंट ईयर्स में अब आप 12 के बाद ही एमबीबीएस कर पाते हो। ठीक है, नीट के एग्जाम को क्रैक करके। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि यहाँ पर अपलोड होने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. व्हिटकर इज नॉट बेस्ड ऑन। करा कि आर.एच. व्हिटकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन करके, ठीक है, वह किस चीज़ पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए है प्रेजेंस आर अब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, एक अच्छा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था या नहीं। वेल डिफाइंड का मतलब है कि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था या नहीं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब ये है। तो इसके प्रेजेंस से आपने उसको देखा कि सेल के अंदर अच्छा न्यूक्लियस है या नहीं है। दूसरा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उन्होंने मोड ऑफ देखा कि प्रजनन का तरीका क्या है, क्या इसको उन्होंने देखा। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उन्होंने क्या ये देखा कि पोषण का तरीका क्या है। या ऑप्शन डी ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसका शरीर कैसा है, मतलब कि एक ही सेल में सारा काम हो जा रहा है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। ठीक है, या सेल की जगह पे टिश्यू लेवल पे वर्क हो रहा है कि कुछ सेल्स इकट्ठी हो गई हैं और हर सेल एक खास काम को कर रही हैं। भाई एक सेल का मतलब है कि एक ही सेल है और सारे काम को अकेले ही कर रही है। ठीक है, इसे ब्रीदिंग के लिए, डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, सर्कुलेशन के लिए, इन सभी कामों के लिए क्या अलग अलग सेल्स का इस्तेमाल हो रहा है। तब तो क्या हो जाता है, अगर अलग अलग सेल्स का इस्तेमाल हो रहा है तब तो डिवीजन ऑफ लेबर कहोगे। लेकिन अगर एक ही सेल सारे काम को कर ले रही है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर वहाँ पे नहीं है, काम को करने के लिए बंटवारा नहीं हुआ है। तो ये है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हम मल्टी सेलुलर हैं, देखिए। ठीक है, तो हमारे बॉडी में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है कि हर काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं। ठीक है, हम ऑर्गेनिजम्स हैं कॉम्प्लेक्स वाले। तो भाई इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। व्हिटकर ने देखा था कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। फिर ठीक देखा है, उन्होंने देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, पोषण किस तरीके से होता है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की कम्प्लेक्सिटी क्या है। तीन चीज़ को उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने रिप्रोडक्शन के तरीकों को नहीं देखा था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं एक बार टिक लगा रहा हूँ, बाकी फिर कट करूँगा तो खत्म भी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दो बार आ गया था। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। ठीक है, करा ये पोषण से संबंधित विभिन्नता सबसे ज़्यादा किसमें होती है, मतलब पोषण के अलग अलग तरीके सबसे ज़्यादा किस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है फंगाई, ऑप्शन बी एनिमैलिया। भाई फंगाई क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, इनमें जो पोषण का तरीका होता है हेटरोट्रॉफ होता है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से भोजन ले लेना। एनिमैलिया में भी वही होता है कि हम अपना भोजन तो स्वयं बना सकते नहीं, हम भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो हम में भी क्या है, हेटरोट्रॉफिक है। सी है मोनेरा। भाई मोनेरा में मोनेरा फोटोट्रॉपिक भी होते हैं। फोटोट्रॉपिक में दो हो जाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक वे हैं क्योंकि सन से लाइट लेके अपना फूड बनाते हैं, क्या है, फोटो ऑटोट्रॉपिक है। कीमो ऑटोट्रॉपिक, वे सन से लाइट नहीं लेते, बल्कि वे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर में हैं उनको ब्रेक करते हैं, वहाँ से जो एनर्जी निकलती है उससे अपना भोजन बना लेते हैं। फिर हेटरोट्रॉपिक में आ गए तो वहाँ पे हेटरोट्रॉपिक में भी आपको देखने को मिलेगा कि पैरासिटिक होंगे, ठीक है, या सेप्टोट्रॉपिक होंगे।
तो सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है वह मुनिरा के अंदर होती है। बाकी ऑप्शन डी है प्लांटी, तो प्लांटी में क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, वो भी फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है, ठीक है, सन की लाइट से भोजन बनाना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मुनिरा। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को किस ग्रुप में रखा गया है? ऑप्शन ए है प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी एल्गी, ऑप्शन सी प्लांटी एंड ऑप्शन डी मोनिरा। मेंस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को प्रोटिस्टा में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई द आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स इफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड? अगर हम 5 किंगडम सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस किंगडम में आप आर्किया और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को रखोगे? तो भाई आर्किया में आर्की बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये आपके साइनोबैक्टीरिया हैं, ठीक है, मतलब यू बैक्टीरिया है। तो ऑप्शन ए है प्लांटी, ऑप्शन बी है फंगाई, ऑप्शन सी है प्रोटिस्टा एंड ऑप्शन डी मोनिरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोनिरा। मोनिरा में ही आर्की बैक्टीरिया भी आते हैं, मोनिरा में ही यू बैक्टीरिया भी आते हैं, मतलब मोनिरा में ही आर्किया होगा, मोनिरा में ही नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया भी होंगे, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो है आपकी यू बैक्टीरिया ही है। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी मोनिरा। In the 5 kingdom classification system, 5 kingdom system, the main basis of classification is, करा कि जो वर्गीकरण किया गया 5 किंगडम बना के, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इसमें वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? किन कैरेक्टर्स को देख करके, किन चीज़ों को देख करके ये ग्रुप बनाए गए फाइलम्स? ऑप्शन है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ना ही भाई, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को नहीं देखा गया। देखा गया कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है, मतलब कि ओल्ड टाइप का न्यूक्लियस है कि न्यू टाइप का न्यूक्लियस है, इसको देखा गया, ठीक है, इसकी उपस्थिति को देखा गया, उसके स्ट्रक्चर को नहीं देखा गया, ठीक है, उसकी उपस्थिति को, प्रेजेंस और ऑप्शंस को देखा गया, स्ट्रक्चर को नहीं देखा गया। तो ये तो बिल्कुल गलत है। बी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया। सी है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, तो सेल वॉल को स्ट्रक्चर को नहीं देखा गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा गया, ठीक है, सेल वॉल के स्ट्रक्चर को नहीं देखा गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा गया था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी नहीं देखा गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे इनमें से जो ऑप्शन है वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मेन बेसिस, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन which single kingdom out of the following can include? करें 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में कौन सा अकेला ऐसा किंगडम है निम्नलिखित में से जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आता है, साथ ही साथ मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। दोस्तों ये देख रहे हो कि सारे क्वेश्चन ही तो आपके मोनेरा से आ रहे हैं। मोनेरा से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए नीट 33 ईयर के अंदर, आप देखोगे तो करा कि कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी को भी रख सकते हो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को रख सकते हो और मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया को भी रख सकते हो। तो ऑप्शन ए प्लांटी, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी मोनेरा एंड ऑप्शन डी फंगाई। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मोनेरा। मोनेरा में आपके साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। मोनेरा में ही आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, नॉस्टॉक, एनाबेना भी आ जाते हैं, और इसमें मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस भी आते हैं। ऑप्शन सी सही है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स? ब्लू ग्रीन एल्गी को निम्नलिखित में से किस समूह में शामिल किया गया है? ब्लू ग्रीन एल्गी को निम्नलिखित से किस समूह में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है
ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी बी है प्रोकैरियोट्स, ऑप्शन सी है प्रोटिस्टा एंड ऑप्शन डी है फंगाई। तो दोस्तों ये जो मोनेरा ग्रुप है ना, ठीक है, जो मोनेरा फाइलम है, पूरा मोनेरा में जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके सब प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उन्हें कहा जाता है जिनमें न्यूक्लियस क्या हो, वेल डिफाइंड ना हो। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी ना हो, उन्हें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वे प्रोकैरियोट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ इन्होंने स्टार्ट किया कि किंगडम मोनेरा के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, देखिए ऊपर लिख दिया किंगडम मोनेरा, सारे मोनेरा के क्वेश्चन आने वाले हैं। और अब आपको जब पता है कि मोनेरा के क्वेश्चन है तो आप भी थोड़े ज़्यादा सही कर पाओगे। मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम फर्स्ट विथ हैबिटेट्स इन कॉलम सेकंड। भाई कॉलम फर्स्ट में बताया गया कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है और कॉलम सेकंड में बताया गया उसका आवास क्या है, किस जगह पे पाया जाता है। हेलोफाइल्स, भाई जो हेलोफाइल्स होते हैं वे साल्टी एरिया में पाए जाते हैं। हेलोफाइल्स, ठीक है, हेलो मीन्स होता है साल्ट, फाइल मतलब प्रेजेंट रहने वाले, तो जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं, हेलोफिल्स कहते हैं। तो ए का हो गया फोर्थ। थर्मो एसिडोफाइल्स, देखो थर्मो, थर्मो का मतलब ये टेम्परेचर से संबंध रखने वाला, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे कौन प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ओ बी के लिए है हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के झरने, वहाँ पे थर्मो एसिडोफिल्स पाए जाते हैं। मिथेनोजेंस, तो मिथेनोजेंस जो होते हैं ये मीथेन गैस बनाते हैं। हमारे जो एनिमल्स हैं, काऊ, बेफेलो, गोट, जो रूमिनेंट्स हैं, ठीक है, जो घास को खाते हैं, जो सेलुलोज को पचाते हैं, उनके गट्स में मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। और मीथेन गैस, इसीलिए जो डंग होता है उससे मीथेन गैस बायोगैस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जब उसको आप जाके उसमें बड़े वैसे कुएं में डाल के करते हो तो मीथेन गैस निकलती है। तो ऑप्शन सी का हो जाएगा थर्ड। साइनोबैक्टीरिया जो है आपका एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाया जाता है, तो भाई इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है, ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस। कर है एक्सट्रीम सेलाइन, सेलाइन मतलब होता है नमकीन, ठीक है, तो एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म ही होते हैं आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वे सब मतलब जिस भी टेम्परेचर के भी लेवल पे बात करेंगे, साल्टी लेवल पे बात करेंगे, हर चीज़ का उनका एक्सट्रीम ही होता है। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब एकदम अति, मैक्सिमम, मतलब वहाँ पे नॉर्मल कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। वो इतना हाई टेम्परेचर झेल पाएंगे जितना हम नहीं झेल सकते, वो इतना ज़्यादा साल्टी इन्वायरमेंट झेल पाएंगे जितना हम नहीं झेल पाएंगे, ठीक है, या कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं चल पाएगा। तो ऑप्शन ए तो है बैक्टीरिया, बी है साइनोबैक्टीरिया, सी है माइकोबैक्टीरिया एंड डी है आर्कीबैक्टीरिया। नीट 2017 में क्वेश्चन आया है और एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस में आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नॉन विदाउट अ डिफिनिट सेल वॉल, इनमें कोई निश्चित सेल वॉल नहीं होती है। पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड वेरेज एनिमल्स, एनिमल और प्लांट दोनों के लिए क्या है, हानिकारक है। पैथोजन है मतलब बीमारी उमारी फैलाते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और बिना ऑक्सीजन के जिंदा भी रह सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के जिंदा भी रहते हैं। भाई सारे के सारे कैरेक्टर किसके हैं, स्यूडोमोनास के हैं कि माइकोप्लाज्मा के हैं या नॉस्टक के हैं या बेसिलस के हैं। नीट 2017 का क्वेश्चन है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स माइकोप्लाज्मा के हैं। माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन की जिंदा रहती है, प्लांट एनिमल के लिए पैथोजेनिक है, बीमारियां फैलाती है, ठीक है, नुकसान पहुंचाती है उन्हें, कोई निश्चित सेल वाल नहीं होता और सबसे छोटी लिविंग सेल होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कितने सिंपल से क्वेश्चन आया, देखिए अभी तक तो सारे एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी के बाहर वही 1990 और इस सब टाइमिंग पे थे, बाकी इधर रिसेंट ईयर्स का देखोगे सब एनसीईआरटी का मिलेगा आपको। फिर नीट 2017 का देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल को चिपचिपा, जो स्टिकी कैरेक्टर है, कौन सा कंपोनेंट देता है, कौन सी चीज़ ऐसी जिसकी वजह से वह चिपचिपा हो जाता है, चिपकता है। ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी ग्लाइकोकैलिक्स एंड डी सेल वॉल। तो भाई इनके सेल वॉल के ऊपर भी एक और लेयर होती है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, बोल सकते हो सेल वॉल में ही कई लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स क्या कहता है, इनको
चिपचिपा नेचर देता है क्योंकि वह म्यूसिलेज का बना होता है, म्यूसिलेजिनस होता है। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? ए है विद इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर हो जाता है। भाई पहली बात तो बैक्टीरिया आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो न्यूक्लियोलस के होने की कोई संभावना नहीं है। ऑप्शन ए खत्म। प्रियोर टू फिजन, टूटने से तुरंत पहले। सी जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के तुरंत पहले। एंड डी है ड्यूरिंग एस फेज। तो भाई बैक्टीरिया में कोई ये सब चीज़ें नहीं होती, ना तो यस फेज होता है ना तो ट्रांसक्रिप्शन होता है। बस बैक्टीरिया में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, नॉर्मली फिजन होता है, दो टुकड़ों में टूट जाते हैं बराबर बराबर, ठीक है। तो प्रियर से फिजन से पहले ही, प्रियर टू फिजन, फिजन से पहले, टूटने से पहले ही डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर। बाकी सब चीज़ें जो हैं कि वो आपको यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलती हैं, बैक्टीरिया के अंदर नहीं। मिथेनोजेंस बिलोंग टू, मिथेनोजेंस का संबंध किससे है? ए है यूबैक्टीरिया, बी है आर्किबैक्टीरिया, सी है डायनोफ्लैजिलेट्स और डी है स्लाइम मोड्स। नीट सेकेंड 2016, मतलब नीट का दूसरा एग्जाम हुआ था 2016 में, 2 बार एग्जाम हुआ था, और जो दूसरा बार एग्जाम हुआ था 2016 का, उसमें यह क्वेश्चन आया था। करेक्ट आंसर है आर्किबैक्टीरिया। मिथेनोजेन जो है वे कहाँ पाए जाते हैं? आर्किबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ भी रहे हैं। The primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals include the, फिर से वही ruminant animal कराए, सबसे प्राचीन तरह के प्रोकैरियोट्स हैं, और ये क्या है कि डंग से, ruminant animal के डंग से बायोगैस के उत्पादन में मदद करते हैं। ये कौन से हैं? ए है मिथेनोजेंस, बी है यूबैक्टीरिया, सी है हेलोफिल्स, डी है थर्मोएसिडोफिल्स। ये नीट फर्स्ट 2016 में आया था। तो भाई मिथेनोजेंस है, ठीक है, जो कि रूमिनेंट एनिमल के गट में पाए जाते हैं और इसी वजह से उनके डंग से मीथेन गैस, बायोगैस बनती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सॉरी दोस्तों, इसको क्रॉप करना भूल गए हैं, कोई बात नहीं। ओ सॉरी, दोबारा आ गया है, 16 देखना है हमको। आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन, आर्किबैक्टीरिया जो हैं वे यूबैक्टीरिया से भिन्न होते हैं किस चीज़ में? ए है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, बी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ए है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मतलब सेल मेम्ब्रेन की जो संरचना होती है भिन्न होती है, ठीक है। पोषण का तरीका अलग होता है, सेल शेप अलग होता है, सेल का आकार, कोशिका की संरचना भिन्न होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, प्रजनन का तरीका अलग होता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से जो आर्किबैक्टीरिया होते हैं वे यूबैक्टीरिया से अलग होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, ठीक है। अनाज मुमकिन में से कौन से एकदम गहरे, समुद्र के गहरे पानी में पाए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन बी है सेप्रोफाइटिक फंगाई, ऑप्शन सी है आर्किबैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी है यूबैक्टीरिया। नीट 2013 में पूछा गया था। तो भाई समुद्र के गहरे पानी में कौन पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो एक्सट्रीम कंडीशंस कौन झेलता है? आर्किबैक्टीरिया, मतलब एकदम नमकीन क्षेत्र है वहाँ डाल दो, ज्वालामुखी में डाल दो ले जाके झेल लेंगे टेम्परेचर, गर्म पानी के झरने में डाल दो, एकदम गहराई में डाल दो जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसको भी झेल लेंगे। भाई डीप सी वाटर में पाए जाने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ऊपर से लगेगा, उसी वे झेल सकते हैं। तो आर्किबैक्टीरिया का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया यार, साइनोबैक्टीरिया आर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, मतलब समझ रहे हैं ना कि उनकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो क्या होगी, इसे फैली हुई होगी और उस मेम्ब्रेन का जो फैला हुआ हिस्सा होगा उसमें कुछ भरा हुआ होगा, उसमें कोई पिगमेंट, कोई रंजक पदार्थ होगा। उन पिगमेंट्स को क्या कहते हैं? चलिए ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, मैं यहीं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये क्या था, एक सेल था, अभी इस सेल में ऐसे थोड़ा सा भार होगा, ठीक है,
यहाँ पे ऐसे उभार होगा, ऐसे ऐसे। ये जो उभार छोटे छोटे हैं, जो थोड़े एक्सटेंशन से फैलाव हैं, इनके अंदर कोई पदार्थ भरा होगा, कोई पिगमेंट भरा होगा, उसे क्या कहोगे आप? ठीक है, तो भाई निमाटोफोर्स कहोगे, क्रोमेटोफोर्स कहोगे, हेट्रोसिस्ट कहोगे, या बेसल बॉडीज कहोगे? दोस्तों करेक्ट आंसर है क्रोमेटोफोर। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रेफर टू एज, साइनोबैक्टीरिया को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोटिस्ट, ऑप्शन बी गोल्डन एल्गी, ऑप्शन सी स्लाइम मोल्ड, ऑप्शन डी ब्लू ग्रीन एल्गी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया को। ये तो सभी को पता होगा, एनसीईआरटी का ही तो है। मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमंस इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, सबसे ज़्यादा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पाए जाना प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, मनुष्यों के लिए मददगार इसलिए है क्योंकि आपको यह दूध से दही बनाने में मदद करता है। ठीक है, एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक के उत्पादन में भी मदद करता है। उन्हें आप क्या कहोगे? ठीक है, किस श्रेणी में रखोगे? ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी आर्कीबैक्टीरिया, ऑप्शन बी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, एंड ऑप्शन डी हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये इन्हीं की वजह से हम दूध से दही बना पाते हैं। ठीक है, लैक्टोबैसिलस आप लैब को जानते होगी। ठीक है, इन्हीं की वजह से हम एंटीबायोटिक्स भी बना पाते हैं, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में। भाई एंटीबायोटिक्स, भाई बायोटिक, ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो एंटी होता है उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। In eubacteria, a cellular component that resembles eukaryotic cell is, यूबैक्टीरिया में एक सेलुलर कंपोनेंट होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला घटक होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल के जैसा ही होता है। वह क्या है? ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी राइबोसोम्स, एंड ऑप्शन डी सेल वॉल। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लगभग यूबैक्टीरिया की जैसी ही होती है। सम हाइपरथर्मोफिलिक, हाइपरथर्मोफिलिक मतलब कुछ जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर झेल सकते हैं। हाइपरथर्मोफिलिक मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर झेलने वाले ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक पीएच 2 हैबिटेट्स बिलोंग टू द टू ग्रुप्स, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर झेल सकते हैं और बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। लगभग 2 pH मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट है। और वे किन दो ग्रुप से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए है यूबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया, आर्किया, बी है साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स, ठीक है, सी है प्रोटिस्ट एंड मोसिस, एंड डी है लीवरवर्ट्स एंड ईस्ट। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूबैक्टीरिया एंड आर्किया। आर्किया में आर्किया बैक्टीरिया होंगे, यूबैक्टीरिया में ही आपके ट्रू बैक्टीरिया होंगी। ठीक है, ए क्या है? इस टेम्परेचर और पीएच को झेल सकते हैं, बाकी सब में चलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, चलिए बात देखते हैं। मेथनोजन्स आर आर्कीबैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्सी एरियाज। मेथनोजन क्या है? आर्कीबैक्टीरिया है जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं या तो रुमिनेंट एनिमल के गट के अंदर या फिर मार्सी एरियाज दलदली क्षेत्रों में। ठीक है, जहाँ दलदल है वहाँ पे होंगे और वहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे। सही है। बी है नाउस्ट्रा की जो फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, एक फिलामेंटस का मतलब है तंतुदार, ठीक है, धागे के जैसा होता है। नाउस्ट्रा की एक ब्लू ग्रीन एल्गा है। यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। हमारे इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट के लिए ऐसे काम का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्लांट जो होता है वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लेता है। ये क्या करते हैं? इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वह सॉइल में मिक्स हो जाता है और प्लांट उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। बी भी सही है, सेकेंड ऑप्शन भी सही है। करेक्ट। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज। करा है कि जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं वे ग्लूकोज से सेलुलोज बनाते हैं? नहीं भाई, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं वे तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, उनसे एनर्जी लेते हैं, उस एनर्जी से अपना फूड बनाते हैं। तो ये थर्ड तो गलत है। फोर्थ की बात करते हैं। माइकोप्लाज्मा लेगा सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है और बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। ये भी सही है। तो चलिए इसके ऑप्शनल ग्रुप्स को देखते हैं कौन कौन सही है। ऑप्शन ए में करा है सेकंड और थर्ड, तो नहीं भाई। ऑप्शन बी में करा है
फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, नहीं भाई, ऑप्शन सी, क्योंकि हमने देखा फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। ऑप्शन सी है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन डी सही है, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। मेंस 2010 में आया था। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज काज्ड बाय अ स्पीसीज, जो राइस में एक बीमारी होती है, ठीक है, लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, वह किसके द्वारा होती है? अल्टरनेरिया के द्वारा, इरविनिया के द्वारा, जैंथोमोनास के द्वारा या स्यूडोमोनास के द्वारा? 2008 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जैंथोमोनास ऑरिजी के द्वारा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस डिजीज होती है। सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम एग्जेम्प्लीफाई किसके उदाहरण हैं? ठीक है, बैक्टीरिया हुज डीएनए इज रिलैक्स्ड और पॉजिटिवली सुपरक्वाइल्ड, ऐसे बैक्टीरिया जिसका जो डीएनए है वह पॉजिटिवली है, पॉजिटिव चार्ज उस पर है, सुपरक्वाइल्ड बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है, बट लेकिन विच है वह साइटोस्केलेटन एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, और उसमें साइटोस्केलेटन और माइटोकॉन्ड्रिया भी है। ये तो बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि ये क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मोस्टली राइबोसोम के सिवाय कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेल नहीं होता है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। ये जो साइटोस्केलेटन और माइटोकॉन्ड्रिया है सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तो ये तो गलत है। बी है बैक्टीरिया दैट कंटेन साइटोस्केलेटन एंड राइबोसोम, क्या ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें साइटोस्केलेटन और राइबोसोम दोनों होता है? भाई राइबोसोम तो होता है लेकिन साइटोस्केलेटन नहीं होता, बी भी गलत है। सी है आर्कीबैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलॉगस टू यूकैरियोटिक कोर स्टोन, क्या ये आर्कीबैक्टीरिया हैं, इनके अंदर वैसा ही प्रोटीन होता है जैसा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होता है। ये सही है, इनका भी प्रोटीन लगभग वैसा ही होता है स्ट्रक्चर में जैसा यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन होता है। ऑप्शन सी सही है, बाकी सबके गलत है, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हाल में ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया में, कराया कौन सा स्टेटमेंट जो है आर्किया के बारे में सही है? क्योंकि भाई आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया में क्या कर दिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया, एनिमलिया, चारों को उठा के रख दिया, क्योंकि सभी की सब सेल क्या थी, यूकैरियोटिक थी, इस वजह से। तो कराया आर्किया कंप्लीटली डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, आर्किया जो है वह प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों से ही पूरी तरह से अलग है, लेकिन हमको एकदम सही स्टेटमेंट चुनना है। बात तो सही है लेकिन आंसर साइंस आपके बुक के हिसाब से नहीं। आर्किया कंप्लीटली डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट, आर्किया जो है प्रोकैरियोट से पूरी तरह अलग है। तो भाई देखो, पहला भी गलत है, दूसरा भी, प्रोकैरियोट ही तो आर्किया है यार, तो ये कहाँ से सही हो जाएगा, गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा, आर्किया रिजेंबल यूकैरिया इन ऑल रिस्पेक्ट, आर्किया यूकैरिया से सभी चीज़ों में एक जैसी होती है। भाई जब एक ही होती तो आर्किया और यूकैरिया बनाने की आवश्यकता का थी, ठीक है, तब तो एक ही में रखा जा सकता था ना दोनों को, तो ये भी गलत है। डी है आर्किया हैव सम नोवल फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, आर्किया में कुछ खास लक्षण होते हैं जो कि दूसरे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में नहीं होते हैं। ये आपका सही आंसर है, आर्किया है तो प्रोकैरियोटिक ही ऑर्गेनिज्म, लेकिन पूरी तरीके से उनकी जैसा नहीं है। आर्किया के अंदर क्षमता है कि वो एक्सट्रीम कंडीशन झेल सकता है, बाकी प्रोकैरियोट्स नहीं झेल सकते, तो ये भी प्रोकैरियोट्स हैं लेकिन उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। आर्किया जो होता है सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, अर्थ पे स्टार्टिंग में ऑक्सीजन गैस नहीं थी, तो तब इन्होंने जीना सीखा था बिना ऑक्सीजन के, तब ये जन्म लिए थे इस पृथ्वी पे, ठीक है। तो आंसर होगा आर्किया हैव सम नोवल फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। 2008 में आया था, ठीक है, एनसीईआरटी में, डायरेक्टली एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, अगर आपने पढ़ा है ठीक से। तो नहीं पढ़ा है तो कहोगे सर नहीं बनना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग, माइकोप्लाज्मा के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, दे आर प्लियोमॉर्फिक, सही है, ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। बी है दे आर सेंसिटिव टू पेंसिलिन, क्या पेंसिलिन के प्रति सेंसिटिव होते हैं, पेंसिलिन इनको मार सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, यही गलत है। दे काज डिजीजेज इन प्लांट्स, प्लांट्स में बीमारी फैलाते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड पीपीएलओ, इन्हें पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ए सही है, सी सही है, डी सही है, बी आपका गलत है, और रॉन्ग स्टेटमेंट तो पूछा ही था, तो रॉन्ग बता दो भाई, बी रॉन्ग है।
और कुछ करना ही नहीं है। 28 क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ, जो चाय की पत्तियाँ होती हैं उनका क्यूरिंग होता है उनमें खास फ्लेवर ले आने के लिए। किसके द्वारा किया जाता है? फंगाई के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, माइकोरिजा के द्वारा, वायरसेस के द्वारा। तो करेक्ट आंसर है ठीक आपका बी, बैक्टीरिया के द्वारा हम टी का क्यूरिंग करते हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द एक्टिनोमाइस्टस फिलामेंटस सॉइल बैक्टीरियम फ्रैंकिया। करा यहाँ पे फ्रैंकिया से संबंधित स्टेटमेंट दिए हैं। करा है कि आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट फ्रैंकिया, मतलब सब सही है किसी एक को छोड़ के, जो सही नहीं है वही आपको बताना है। ए है कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल्स ऑन मेनी प्लांट स्पीसीज, बहुत सारे पौधों में रूट नोड्यूल इंड्यूस कर सकता है, रूट नोड्यूल बना सकता है, सही है। बी है कैन फिक्स नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट, यही गलत है। ठीक है, जो बोला है ना सब सही है किसको छोड़ के। ये कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट, यह स्वतंत्र अवस्था में नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है, ठीक है ना। ये क्या है आपका गलत है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। ये सिम्बायोटिक है ना इसलिए इस वजह से। कैन नॉट फिक्स स्पेशलाइज वेसिकल्स इन विच द नाइट्रोजिनेज इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन बाय अ केमिकल बैरियर इन्वॉल्विंग ट्राइटरपीन होपानॉइड्स, ठीक है। तो कराए कि खास वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें नाइट्रोजिनेज होता है, वहाँ पे उन्हें नहीं फिक्स कर सकता। उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन से बचाने के लिए नाइट्रोजिनेज को केमिकल बैरियर भी होता है, तो ये सही है। फिर कराए लाइक राइजोबियम के जैसा होता है, ठीक है, और ये अपने होस्ट प्लांट को रूट हेयर डिफॉर्मेशन द्वारा इन्फेक्ट करता है और फिर क्या करता है वहाँ उसके अंदर जाके बस जाता है। तो डी भी सही है। और बस पूछा यह था कि कौन सा नहीं सही है, तो ऑप्शन बी नहीं सही है, बाकी सब सही है। फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इज। रेटिंग ऑफ जूट, रेटिंग का मतलब ये होता है भाई जूट जो होता है, ठीक है, उसे करते क्या है कि लगा देते हैं, 2-3 महीने पौधा बड़ा हो जाता है, फिर काट के पानी में डुबा दिया जाता है, ताकि जो उसका प्लांट का सबसे ऊपर वाला लेयर है ना, स्किन है, वही जो होती है वही उन्हीं उसमें ही फाइबर्स होते हैं, वही आपकी रस्सी या जो भी चीज़ आप बनाते हैं उसमें कन्वर्ट होती है, फाइबर वही देती है। तो रेटिंग को क्या करते हैं, सड़ाते हैं, काट के ले जाके पानी में डाल देते हैं, फिर जो बैक्टीरिया है इनकी वजह से वो क्या जाता है, उस सारे के सारे जो फाइबर्स हैं वे प्लांट की बॉडी को छोड़ देते हैं और हम उस रेशे को निकाल के सुखा के धागा या रस्सी जो भी मन होता है बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, ठीक है, उनकी मदद से वे जो होते हैं छूटते हैं। बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स, बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स के बारे में कौन सी बात सही है? तो ऑप्शन ए, बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मेराइन सेडिमेंट, ये क्या करते हैं, बहुत गहराई में, समुद्र की बहुत गहराई में पाए जाते हैं, वहीं पे ग्रो करते हैं, वहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं, यही ऑप्शन सही है, बाकी सब गलती है इसके बारे में। थर्टी टू है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसडक्शन होता है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस, यही आंसर सही है। जो ट्रांसडक्शन होता है वहाँ पे हम वायरस की मदद से एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया के अंदर जीन्स का ट्रांसफर कराते हैं, उसे ये ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, बाकी सबके सब ट्रांसडक्शन के बारे में तो गलती है। थर्टी थ्री देख लिया जाए। इन बैक्टीरिया प्लाज्मिडीज, बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड है वह क्या है? ऑप्शन ए है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल, सही है, प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल होता है, ऑप्शन ए आपका सही है। तो दोस्तों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से अगर हम बता दें आपको कि लास्ट 33 ईयर में 137 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, समझ सकते हो ना कितने नंबर क्वेश्चन है। एवरी ईयर का एवरेज 4 का आ जाएगा आपका। वैसे भी इस यूनिट से कुल मिला के 10 क्वेश्चन तो हर साल ही आते हैं, जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है 10 क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं, 19, 12, कभी कभी तो 12, 13 भी चला जाता है, उठा के चेक कर लो आप।
34 है ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड। कह रहा है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करके उनका ऑक्सीडेशन करा के हम क्या करते हैं, उनसे एनर्जी देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, सेप्टोजोइक और या कॉप्रोहेटोट्रॉप्स। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था मुंडा में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है, तो उन्हें हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। 2002 का क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, ठीक है, और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस अगले 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। व्हाट इज ट्रू फॉर आर्कीबैक्टीरिया? आर्कीबैक्टीरिया के बारे में कौन सी बात सही है? ऑप्शन ए है ऑल हेलोफिल्स, ऑप्शन बी है ऑल फोटोसिंथेटिक्स, ऑप्शन सी है ऑल फॉसिल्स एंड ऑप्शन डी है ओल्डेस्ट लिविंग बिंग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओल्डेस्ट लिविंग बिंग्स है, 2001 में आया था। आर्कीबैक्टीरिया के बारे में इतने क्वेश्चंस हैं, देख रहे हैं ना आप, बार बार वही सब चीज़ें आ रही हैं घुमा फिरा के, और क्या है। डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो अंतर है वह किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है सेल वॉल, बी है सेल मेम्ब्रेन, सी है राइबोसोम, डी है साइटोप्लाज्म। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेल वॉल की वजह से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर आता है। 37 ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर इन द ट्रांसडक्शन प्रोसेस इज थ्रू। ट्रांसडक्शन में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, जीन का जो ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से अगले बैक्टीरिया में, वह किसकी मदद से होता है? तो भाई हमने पहले भी एक क्वेश्चन है कि वायरस की मदद से। तो बैक्टीरिया का जो वायरस होता है उसे बैक्टीरियोफेग कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, बैक्टीरियोफेग्स रिलीज फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियल स्टेम। ऑप्शन ए सही है, बैक्टीरियोफेग की मदद से हो जाता है। 38 है बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35 मिनट्स। एक बैक्टीरिया हर 35 मिनट में डिवाइड हो जाती है। इफ अ कल्चर कंटेनिंग 10 to 5 सेल्स पर ml। एक मान लो कल्चर था, ठीक है, कल्चर मतलब हम टेस्ट ट्यूब में रखा है उनको ग्रो करने के लिए, उसे ही हम कल्चर बोलते हैं। तो 10 to पावर 5 है सेल्स एक ml के अंदर। 175 मिनट तक उसको हम क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे। कितना कंसंट्रेशन हो जाएगा 175 मिनट के बाद? तो भाई 35 मिनट में एक बार वो करेगा, फिर अगले 35 मिनट में दोबारा। तो भाई मान लो कि पहले 35 मिनट में 1 से 2 हो जाएगा, फिर 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32, मतलब कुल मिला के ऑप्शन बी सही है, 32 × 10 to power 5 सेल्स। समझ रहे हो ना? पहले एक था 1 × 10 to power 5, तो 10 to power 5 तो पावर ऐसा ही रहेगा, ये बैक्टीरिया जो है 1 इन पे जाओ सीधे, तो 1 का क्या हो जाएगा 2, फिर 2 का 4, 4 का 16 और 16 का 32, 5 बार में 32। ठीक है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 तब 32। एक बार मैं भूल गया उसको बताने को। ऑप्शन बी सही है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। मान लो यहाँ पे अगली बार क्या होगा, यही क्वेश्चन रहेगा, टाइम चेंज कर देगा, बता देगा 5 मिनट ही कल्चर का टाइमिंग है, 50 मिनट तक रखोगे तो कितना होगा, तो वही आपको 2 × 2 × 2 × 2 × 10 बार कर लेना है, फिर जो आएगा × 10 to 5 कर दो। 39 चलते हैं। डीएनए ऑफ एस्चेरिया कोलाई इज। एस्चेरिया कोलाई का डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड लीनियर, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर। ऑप्शन बी सही है, डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। क्वेश्चन 40 द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स। कार्बन साइकिल में बैक्टीरिया की जो मुख्य भूमिका होती है वो क्या होती है? भाई ऑप्शन बी सही है, डाइजेशन और ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब में कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन साइकिल में बैक्टीरिया का मेन रोल यह है कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करेंगे, ठीक है, और यही सही आंसर है। मैं 40 बोला था, नहीं, हम 45 कर लेते हैं, क्योंकि 45 से जब 135, तो आराम से 3 पार्ट में इक्वल क्वेश्चंस। A few organisms are known to grow and multiply at temperatures of 100 to 105 डिग्री सेल्सियस they belong to। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कि 100 से 105 डिग्री सेल्सियस पे भी ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इतने टेम्परेचर पे, उन्हें क्या कहा जाता है, किससे संबंधित हैं? थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक टेम्परेचर झेलने वाले, थर्मोफिलिक नाम में ही सब कुछ है, ठीक है। तो थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया जो है वे इसी से संबंधित है, जो कि 100 से 105 डिग्री सेल्सियस झेल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अरे सॉरी फिर से वही आ गया, रिपीट हो गया है। द हेडिएटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम एशिया कोलाई, एशिया कोलाई के अंदर हेडिएटरी मटेरियल क्या है? तो भाई ऑप्शन बी ही सही है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। देखिए अभी पीछे ही तो आया था 39, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिया है तो सही है। सर्कुलर जब नहीं दिया है तो कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन 32, एजोटोबैक्टर एंड बैसिलस पॉलीमाइक्जा आर द एग्जांपल्स ऑफ, एक इसके एग्जांपल हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, डिकम्पोजर, सिम्बायोटिक इनटू पिक्चर, नॉन सिम्बायोटिक इनटू पिक्चर। भाई ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, स्वतंत्र होते हैं, तो इन्हें एक इसमें जाएंगे, नॉन सिम्बायोटिक में जाएंगे, ठीक है। फ्रैंकिया राइजोबियम क्या होते हैं? सिम्बायोटिक होते हैं, लेकिन एजोटोबैक्टर और बैसिलस पॉलीमेक्सा क्या है? नॉन सिम्बायोटिक इनटू पिक्चर है, क्योंकि ये फ्री लिविंग है, स्वतंत्र है, नाइट्रोजन फिक्सिंग कर लेते हैं, इन्हें किसी के साथ रहने की आवश्यकता नहीं, अकेले कर सकते हैं। व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन्स प्रोवाइडेड इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में सेक्स ऑर्गन अगर होते भी हैं तो क्या होते हैं? ऑप्शन ए है सेक्स पिली, बी है प्लाज्मिड, सी है सर्कुलर डीएनए एंड डी है गैमेट्स। तो भाई प्लाज्मिड, सर्कुलर डीएनए, गैमेट्स ये तो क्रोमोसोमल मटेरियल है भाई, ठीक है। ऑप्शन ए सेक्स पिली सही है, 1996 में पूछा गया था। अगला है विच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है सर्कुलर फ्री डीएनए, बी है मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए, सी है स्ट्रेट डीएनए, डी है हेलिकल डीएनए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सर्कुलर फ्री डीएनए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 45 क्वेश्चंस कवर किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिए। वीडियो को खुद भी ऑनलाइन ही देखिए, इतना सपोर्ट तो करिए हमको, ठीक है। लाइक कमेंट जरूर करिए, बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आपको क्या मदद चाहिए, हम आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।